हमारा टॉपिक होगा ऋग्वेद कालीन काल या पूर्व वैदिक काल, दोनों एक ही हैं, चाहे पूर्व वैदिक काल कहो चाहे ऋग्वेद काल कहो। इसमें से सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, राजनीतिक की व्यवस्था पढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो सौरभ चौबे की बुक से हम पढ़ रहे हैं। आप ये देख सकते हो, यहाँ से पूरे हमारे जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। तो ये कल मैंने आपको पढ़ा दिया था पूरा का पूरा शायद, और यहाँ से मैंने जो पढ़ाया था ना, कल आपको मैंने ये 10 की 10 मंडल पूरे के पूरे पढ़ाए थे। तो आपको ये भी बताया था कि 10 राज्य का युद्ध है ना वो किस में बीच में हुआ था, मुंज वर्त का कहाँ वर्णन मिलता है, सबसे प्राचीन जो मंडल था वो कौन कौन से थे, एक और 10वां था, और 8वां और 9वां भी हम नवीन, अरे सॉरी 1 और 10 है ना वो नवीनतम है, 1, 10, 8 और 9, जबकि 2 से लगा के 7 तक थे ना वो सभी के सभी क्या थे, प्राचीन मंडल थे। और 10वें मंडल में जो शूद्र शब्द है, वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि जो 600 से यहाँ तक हुआ था ना ये पूरा डिटेल से वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी, जबकि वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और जितना भी हम पढ़ेंगे वो उत्तर वैदिक काल में आएगा। जबकि थोड़ा स्टार्ट कहाँ से हो गई थी ये मैंने बताया था, ऋग्वेद में ऋग्वेद की कितनी शाखा हैं, जिनमें से 5 शाखाओं का मैंने उल्लेख किया था। और सबसे जो मूल रूप से एकमात्र हमारे पास शाकल शाखा है ना वो एक ही है, बाकी सभी मूल रूप से हमारे पास नहीं है। इसके अंदर सूक्त कितने कितने संधों का प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद में जो कृषि यंत्र है ना उसका वर्णन कौन से जो मंडल में था, चौथे मंडल में था। ये किसको संभव था, चौथा मंडल था, किसने लिखा था, वामदेव ने लिखा था। ये सारा डिटेल से मैंने थोड़ा सा, अगर आपने मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं देखा तो वो देख ले। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था ऋग्वेद कालीन या पूर्व वैदिक कालीन। तो ऋग्वेद कालीन समाज पढ़ते हैं पहले। सामाजिक जीवन क्या था, तो परिवार था, सबसे छोटी इकाई थी। आर्य समाज था ना ये पितृ सत्तात्मक था, पिता की संपत्ति का पुत्र की उत्तराधिकारी होता था। और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे तो वो समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। नारी को भी माता के रूप में पर्याप्त सम्मान था, यानी कि नारियों की स्थिति पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब हम जाएंगे तो वहाँ देखेंगे वहाँ स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो जाएगी। ऋग्वेद में पिता शब्द है ना वो 335 बार और माता शब्द 234 बार आया है। तो ये देख सकते हो, सुन से आप आख्यान में पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता है, यानी पिता जो है ना सुन से आख्यान में पता चलता है पिता अपनी संतान को बेच सकता था। सुन से है ना आख्यान ऋग्वेद के ऐत्रेयन ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेयन ब्राह्मण किसने लिखा था, महेश दास ने। जब मैंने कल आपको वीडियो पढ़ाया था ऋग्वेद का, ऐत्रेयन ब्राह्मण किसने लिखा था, महीदास ने, महेश दास ने ना, महेश दास नहीं था, किसका पूरा नाम क्या था, महीदास थे। क्या थे, महीदास, जो भरत जन के जो सुदास राजा थे ना उनके पिता थे। और इन्होंने ऐत्रेयन ब्राह्मण लिखा था। और ऐत्रेयन नाम ब्राह्मण इसलिए लिखा कि इनकी जो माता थी ना वो इत्रा थी, और इत्रा के नाम पे इन्होंने ऐत्रेयन ब्राह्मण लिखा था। कल मैंने आपको ऋग्वेद में पढ़ाया था। धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी भी अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। ऋग्वेद में पत्नी को क्या कहा गया, जायदस्तम, जायदस्तम तथा गृहिणी पत्नी ही ग्रह है कहा गया। और जो ऋग्वेदिक जो समाज था ना वो 2 समूहों में विभाजित था, कैसे, आर्य और अनार्य। आर्य अनार्य का कल मैंने पूरा डिटेल से समझाया था आपको। और संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। फिर पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के अंतिम काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दृष्टि अंतिम काल में होते थे, जबकि आपको देखा था हमने कल 10 मंडल पढ़े थे ना, 10वें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो अंतिम दृष्टि यानी कि 600 से 1000 ईस्वी तक की वर्ण व्यवस्था को, या 1000 ईस्वी में, क्योंकि 1000 से जब हम पढ़ेंगे ना वो जो उत्तर वैदिक काल जो 600 तक है, 1000 से 600 तक क्या था, उत्तर वैदिक काल। वहीं लोहे का भी जो हमें प्रमाण मिलेगा, जबकि ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल में हमें लोहे के प्रमाण नहीं मिलते हैं। और यहीं से हमें पता चलता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो ऋग्वेद में जो 10 मंडलों की जो व्यवस्था थी उस 10वें मंडल में जो लास्ट में मंडल था वहाँ वर्ण व्यवस्था के रूप दिखाई देते हैं, लेकिन लास्ट में जाके उत्तर वैदिक काल में ये जो विस्तृत रूप धारण करेगी कौन, वर्ण व्यवस्था। तो ठीक है, अब देखते हैं इस तरह स्टार्ट से। ऋग्वेद के अंतिम काल में वर्ण व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। इसके अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट मुख से, जो क्षत्रिय से भुजाओं की उत्पत्ति, वैसे की उसकी जांघों से, और शूद्र के उनके पैरों से उत्पन्न हुई। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। किसमें मिलता है, पुरुष सूक्त में मिलता है। कितने सूक्त थे नेक्स्ट में, अगर ऋग्वेद काल में मैंने पढ़ाए थे आपको, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त, कितने सूक्त थे, तो वो सब मैंने कल वीडियो मेरा देख लेना, वो मैंने पूरा पढ़ाया है। और उसके बाद वैश्य शब्द का प्रयोग, वैश्य एवं शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में केवल एक बार ही उल्लेख मिलता है, किसका, वैश्य का
और शूद्र शब्दों का। वैसे को विस्पत्ति से उत्पत्ति हुई। जब हम राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे वहां बताऊंगी मैं आपको। वैसे शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में ही हुआ है। शेष ग्रंथ में विष शब्द मिलता है। शेष सभी ग्रंथ है वहां विष मिलता है। विष से विस्पत्ति देखते हैं हम और इसी से बना है वैसे शब्द। शूद्र का सर्वप्रथम प्रयोग शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रारंभ में 3 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त उस समय अद्भुत हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुदेशन करता है। यानी कि प्रारंभ के 3 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त में। किसका किसका मिलता है प्रारंभ में? कौन कौन सी जो वर्ण व्यवस्था थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण थे प्रारंभ में, फिर शूद्र हुआ था। ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन था। दासों के बारे में कहा गया कि वे न तो अग्नि में हविदान करते थे, न ही इंद्र व हवा के पक्षपाती थे। कौन थे? दास। तो दास का वर्णन जब हम ऋग्वेद काल में मंडल में पढ़ा था तो कौन सा मंडल था? वो 8वां मंडल था। कर्ण ऋषि ने लिखा था। इसमें अनार्यों का उल्लेख है और अनार्यों को ही क्या कहा गया? दास या दस्यु कहा गया था जब ऋग्वेद काल हमने पढ़ा था, जिसके अंदर 8वां मंडल पढ़ा था। 8वां मंडल कौन सा है? 8वां मंडल है ना, वो नवीनतम में 2 से लगा के 7 तक मंडल थे जितने भी, वो सब प्राचीनतम थे। वस्त्र आभूषण, आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र, अधो वस्त्र जिसे निवि कहते हैं, आधा वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र जिसे वास कहते हैं और अधिवास, 3 प्रकार के। सिर पर उसनीय, उसनीय किसको कहते थे? पगड़ी धारण करते थे। तो याद रखना पगड़ी को क्या कहते थे वो उस वक्त? उसनीय। निष्क, गले का स्वर्ण आभूषण होता था निष्क। जबकि हम मौर्य काल में या जाएंगे व गुप्त काल में तो निष्क क्या होगा? 100 सिक्का होगा, स्वर्ण मुद्रा होगी। और जिस विनिमय के माध्यम से, जिसे विनिमय माध्यम के रूप में काम लिया जाता था तो क्या था? स्वर्ण आभूषण था। जिस निष्क किसके काल में? पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल में। विवाह के समय वर द्वारा पहना जाने वाला जो वस्त्र वाधु कहलाता था। विवाह के समय जो वर द्वारा पहने जाता था ना वस्त्र, जिसे शादी का जोड़ा कहते हैं, उससे क्या कहा जाता था? वाधु कहलाता था। नयोचनी और कुरीर विवाह के समय कन्याओं द्वारा पहनाए जाने वाले आभूषण थे। कन्याएं द्वारा है ना, कन्या लड़कियों को जो पहनाए जाते थे ना आभूषण, उसको क्या कहते थे? न्योचनी और कुरीर। और कुंभ और कुरीर सिर के आभूषण थे। क्या थे? कुंभ और कुरीर ये सिर के आभूषण थे। जिस तरह मेहमद है ना, रखड़ी है, मेहमद है, बोर भी है और टीका भी है, जिसे क्या कहते थे? तो ये भी सिर के आभूषण थे। कुंभ और शरीर, क्या पता अब की बार आभूषण से यहाँ आ जाए। रक्म वक्ष स्थल का आभूषण था। और खंदी जिसे क्या कहते थे? कंगन कहते थे। यानी कि चूड़ियों को क्या कहा जाता था? खंदी कहा जाता था। आर्य विशेष अवसरों पर मांस, मंदिरा, सोमरस का प्रयोग भी करते थे। वीणा प्रमुख वाद्य यंत्र था। जिस तरह हमने पढ़ा कि कुंभ और कुरीर सिर के आभूषण थे, खंदी कंगन था, उसी तरह वीणा क्या था? उसका प्रमुख वाद्य यंत्र था। निष्क क्या था? गले का एक स्वर्ण आभूषण था जो विनिमय का माध्यम के रूप में भी काम लिया जाता था। जिस तरह आज के टाइम में भी हम सोना अगर इकट्ठा करते हैं ना आभूषण के रूप में, क्या पता अगर हमारे पास कोई ऐसा टाइम आ जाए तो ये हमारे लिए बेचने में काम आ जाए। तो उसी तरह से ये पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद काल में भी ये होता था। और उसनीय किसको कहते थे? पगड़ी को कहते थे उसनीय। अब हम पढ़ेंगे विवाह। ऋग्वेद काल में बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। क्या था? बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतरजातीय विवाह, बहुविवाह प्रचलित थे। पुनर्विवाह, बहुविवाह प्रचलित थे। पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा पर्दा प्रथा भी नहीं थी, तलाक प्रथा भी नहीं थी, और बाल विवाह भी नहीं था, विधवा विवाह भी नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। किस समय? ऋग्वेदिक काल और पूर्व वैदिक काल में। और महिलाएं सबको संपत्ति का अधिकार नहीं था। महिलाओं की संपत्ति का अधिकार नहीं था, क्योंकि शादी करने के बाद जब उसके पहले अपने पिता का जो होती है वो दौलत किसकी होती है? पति का, पिता की होती है। उसके अंदर उसकी बेटी होती है, तो वहाँ शादी हो के वो रुखसत हो जाती है। ऋग्वेद में अनुलोम विवाह के उदाहरण क्या थे? ब्राह्मण, विमत और राजकन्या यानी क्षत्रिय कमधु का विवाह। और ब्रह्म ऋषि सयावाश्व एवं राजा रथवीति की कन्या दामरे का विवाह। जैसे कि अनुलोम विवाह वो होता है जहाँ लड़की होती है ना वो निम्न कुल की होती है, लड़का उच्च कुल का होता है। प्रतिलोम विवाह वह होता है, लड़का होता है ना वो निम्न कुल का होता है, लड़की होती है वो उच्च कुल की होती है, जिसे कहते हैं प्रतिकुल विवाह। ये दोनों ही उस समय में विवाह होते थे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। तो महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री है ना देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ था। और महर्षि अंगिरस की पुत्री ने राजा असंग के साथ विवाह किया था। अब महर्षि अंगिरस थे ना, उसकी पुत्री ने राजा असंग के साथ विवाह किया था। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा क्या होती थी?
पुनर्विवाह तो दूसरी बार शादी। और नियोग प्रथा क्या थी? पर्दा प्रथा एवं तलाक प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, ये हमने देख लिया। पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा, अंतरजाति और बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था ऋग्वेद काल में। और नियोग प्रथा वो होती थी जब स्त्री का जो पति है ना वो गुजर जाता था तो उसको क्या होता, संपीड़, यानी कि उसी के परिवार से कोई भी व्यक्ति होता था, उसी से उसको संतान उत्पन्न करनी होती थी। और संतान उत्पन्न इसलिए कि संतान की आवश्यकता इसलिए उस वक्त होती थी क्योंकि कृषि कार्य ज़्यादा होता था। कृषि कार्य के लिए व्यक्तियों की जरूरत होती थी। युद्ध में जाना है तो युद्ध में भी व्यक्तियों की जरूरत होती थी, इसलिए संतान की आवश्यकता बहुत जरूरी थी। और उसी संतान को क्या कहा जाता था? क्षेत्रज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षेत्रज कहा जाता था, जो नियोग प्रथा के कारण दूसरे पति की मृत्यु के होने के बाद उसी के परिवार से किसी से संतान उत्पन्न करना को ही संपिंड संतान से कहते हैं और क्षेत्रज कहते हैं। उस संतान को क्या कहते हैं? क्षेत्रज कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त में विवाह संस्था का उल्लेख हुआ है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा गया है। और वर्ण संकर विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण वर्ण संकर है। विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण यानी कि आप एक वर्ण को छोड़ के दूसरे वर्ण में, एक जाति को छोड़ के अंतर जाति विवाह, दूसरी जाति में विवाह करना ही क्या? वर्ण संकर है। ऋग्वेदिक स्त्रियों की को संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था, मैंने बता दिया। ये केवल सभा व विदत में भाग ले सकती थी। सभा व विदत दो जो संस्थानें थी, राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ेंगे तो वहाँ स्त्रियां भाग लेती थी, परंतु किंतु स्त्रियों में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी, लेकिन युद्ध में सेना का नेतृत्व तो पुरुष ही करते थे। युद्ध में तो भाग लेती थी लेकिन सेना का नेतृत्व तो कौन करता था? पुरुष ही करते थे। कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसे क्या कहते थे? वहतु कहते थे, वहतु। और ये विदत और सभा में भाग लेती थी, मैंने बता दिया, लिखा हुआ भी और मैंने भी लिखा अलग से। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा। स्त्रियों भी वैदिक शिक्षा प्राप्त करती थी, उन्हें यज्ञ करने का अधिकार था। ऋग्वेद काल में पुत्री का उपनयन संस्कार होता था। पुत्री को यह क्या कहा गया था? दोहित्र किया गया था पुत्री को ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा, घोषा और सिक्ता और निवावरी और अपाला, आत्रेयी, सच्ची, पौलोमी, काक्षावर्ती और इंद्राणी एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख हुआ। इन विदुषी स्त्रियों को इन महिलाओं को ऋषि भी कहा गया है, जिन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी ना 8वें मंडल में। इन सब महिलाओं का, यानी कि जो जितनी भी स्त्रियां थी ऋग्वेद काल में, उसका वर्णन कहाँ है? 8वें मंडल में। 8वें मंडल में और क्या वर्णन था? मैंने अभी आपको बताया था। इसमें अनार्य का उल्लेख है, इसके अंदर दास और दस्यु शब्द का उल्लेख है, और ये कण्व ऋषि ने लिखा था। और इसी के अंदर महिलाओं का भी वर्णन मिलता है। लोपामुद्रा विदर्भ राजा की पुत्री, किसकी पुत्री थी? विदर्भ राज की पुत्री थी लोपामुद्रा। और एवं अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, यानी अगस्त्य ऋषि से इनकी शादी करवाई थी लोपामुद्रा, जो विदर्भ राज की पुत्री थी। शिक्षा उनको गुरुकुल में दी जाती थी और मौखिक होती थी। दस्यु वर्ग, ऋग्वेद में दस्यु वर्ग का उल्लेख हुआ। आर्यों में सबसे बड़े शत्रु दस्यु थे। दस्यु को अदैव्यु यानी देवताओं में श्रद्धा रखने वाला, अब्राह्मण, वेदों को न मानने वाला, अन्यव्रत, क्या कहा गया? अन्यव्रत, वैदिकोत्तर व्रतों को मानने वाले, अवजन्य, यज्ञ न करने वाले कहा गया। किसको? दस्यु को। ऋग्वेद में दस्यु वर्ग का जो वर्ग है ना, ये वर्ग का उल्लेख है। दस्यु वर्ग का जो उल्लेख, दस्यु को लिए क्या शब्द वर्णित था? अनास, चपटी नाक वाले तथा मृदवाच, वकु, कटु वाणिज्य वाले जैसे विशेषणों का प्रयोग हुआ। इन्हें एक स्थान पर अमानुष भी कहा गया। तो ये सब किसी दस्यु के लिए प्रयोग है जो अनार्य थे। और अभी भी हम देखते हैं उत्तर भारत में या नेपाल, चीन में देखेंगे तो वो, दक्षिणी अफ्रीका में वो ऐसे ही लोग होते थे। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु संभवतः भारत के मूल निवासी थे। आर्यों के जिन राजा ने दस्युओं को पराजित किया वह त्रसदस्यु कहलाया। कौन कहलाया? त्रसदस्यु। ये देख सकते हो, अनेक विषयों का समूह जिसका मुखिया जनपति या राजा का जन कहलाता था, और इसका 170 बार प्रयोग हुआ है। सबसे छोटी इकाई देखे तो कुल या परिवार है, सबसे बड़ी इकाई देखे तो जन। तो जन के बाद क्या होगा? विस्पति, विस्पति के बाद ग्रामीण या कुल। फिर तो यहाँ अगर स्टार्ट करें छोटी इकाई से तो पहले होगा कुल, उसके बाद ग्राम या ग्रामीणी,
और ग्रामीणी के बाद विस्पति, विस्पति के बाद जन। जन है वो जनपति या राजन कहलाता था। ये वंशानुगत पद था, लेकिन इसमें आम जनता ऐसे पद से हटा भी सकती थी, यानी कि लोकतंत्र समझ सकते हम। और विस्पति, विस्पति से वैसे शब्द की उत्पत्ति हुई। ये राजनीतिक सभा, राजनीतिक व्यवस्था जो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ थोड़ा सा मैं बताया आपको, आराम से समझ में आ सके। और ये देख सकते हो 4 संस्थानें थी, विदत, सभा और समिति और गण, 4 थी। गण का पूरा वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता। गण का इतना ही कहीं कहीं इतिहासकारों ने उसका उल्लेख किया है कि गण थी ना, वो सेना संबंधी जो सभा संस्था थी वो सेना संबंधी थी, युद्ध संबंधी थी, ऐसा कहते हैं कुछ। कहीं कहीं मिलता है, पूरा स्पष्ट वर्णन इसका नहीं मिलता है। विदत, इसमें विदत और सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थी दोनों में। और समिति थी ना, और ये विदत है ना, इसी का भाग थे। सभा और समिति है ना, इसी विदत थी जो उत्तरवेदी काल में, ये बाद में इसको सभा और समिति के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगी। लुडविक थे ना, लुडविक ने सभा और समिति को लोकसभा और राज्यसभा से इंगित किया है। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा या रेष्ठ एवं सप्त संसद कहा गया है। और किसको कहा गया है? सभा को अथर्ववेद में निरिष्ठा या रेष्ठ कहा गया, सप्त संसद के रूप में कहा गया। और इसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? सुजात किसके सदस्य होते थे? सभा के सदस्य होते थे। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, जबकि 200 जो अभी मैंने पढ़ा 170 बार किसका उल्लेख हुआ है? विश्व का उल्लेख हुआ है, जो सर्वाधिक है। जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ। जनपद का उल्लेख यहाँ नहीं हुआ। राजा एवं पृथ्वी शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है। एक तो राजा और एक पृथ्वी शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है। और जन शब्द का उल्लेख है वो 275 बार हुआ है। जनपद का एक बार भी नहीं हुआ है। विश्व का हुआ 170 बार, है ना। राजा प्रति उल्लेख नहीं हुआ। इंद्र शब्द का 250 बार प्रयोग हुआ। ऋग्वेद में देश और राज्य के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द का काम आया था। राष्ट्र शब्द है ना, ये शब्द, राष्ट्र शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। वो देश और राज्य के लिए हुआ था, किंतु यह संप्रभुता संपन्न राज्य का सूचक नहीं था। तो ये सब आप देख सकते हो, राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे राजा, तो इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे, जहाँ तक राजा, फिर प्रशासनिक संस्थाएं कहाँ कहाँ इनका जो पूरा हुआ था, इनके सदस्यों को क्या कहा जाता था। अभी मैंने सभा को बताया सुजात, तो समिति के सदस्यों को क्या कहा जाता था। अभी हमें व्यापार भी पढ़ना है, व्यापार के बाद ऋग्वेद कालीन धर्म भी पढ़ना है, तो वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।